formed by Raj Bihari Bose and Mohan Singh. Next question, Indian National Army was formed in which year? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1941। कहीं कहीं पर ये 1942 भी दिया जाए, अगर 1941 ना हो ऑप्शन में तो आपको 1942 करना है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट है दिसंबर 1941। तो देखिए द इंडियन नेशनल आर्मी वाज फॉर्म्ड इन दिसंबर 1941। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ आज़ाद हिंद फौज? देखिए फ्रेंड्स जो आज़ाद हिंद फौज थी, देखिए फ्रेंड्स आज़ाद हिंद फौज से का पहले का नाम था इंडियन नेशनल आर्मी, लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन किया उसके बाद इसका नाम रखा गया आज़ाद हिंद फौज। लेकिन हम दोनों को ही फ्रेंड्स एक दूसरे के प्लेस पे हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दे बोथ आर रेफरिंग टू द सेम थिंग। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहन सिंह। तो मोहन सिंह कमांडर इन चीफ थे आज़ाद हिंद फौज के, ये आपको याद रखना है एंड ये किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज़रूर पूछा गया था और बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉर्म्ड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन जापान? करेक्ट आंसर हो जाएगा राज बिहारी बोस। तो देखिए फ्रेंड्स ये वही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो इंडियन नेशनल आर्मी थी वो किसके अंडर आती थी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अंदर आती थी। तो ये आपको याद रखना है। सो आंसर विल बी राज बिहारी बोस, ये फाउंडर थे इसके एंड आइडिया दिया था मोहन सिंह ने। तो दोनों को फ्रेंड्स मिलाकर ऐसा बोला जाता है कि राज बिहारी बोस एंड मोहन सिंह बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। अगर आप गूगल करेंगे तो अगर आप उसकी वेबसाइट्स में पढ़ेंगे कहीं पर आपको दिया होगा मोहन सिंह, कहीं पर दिया होगा राज बिहारी बोस एंड कहीं पर दोनों का नाम दिया होगा। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट विल बी बोथ these options. Next question, after the fall of Singapore in the year 1940 to Mohan Singh recruited 1940 then Mohan Singh recruited how many Indian soldiers approximately? देखिए फ्रेंड्स जो ये हमारी इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी इसके लिए मोहन सिंह ने क्या किया था कि फोर्सेस को रिक्रूट किया था, इंडियन सोल्जर्स को रिक्रूट किया था लड़ने के लिए अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट वाज रूलिंग इन इंडिया। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45,000 अप्रॉक्सीमेटली लोगों को मोहन सिंह ने रिक्रूट किया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर मोहन सिंह लेफ्ट द इंडियन नेशनल आर्मी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942। तो 1942 में मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी को छोड़ दिया था। फ्रेंड्स उसके बाद क्या हुआ था, 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी को रिक्वेस्ट किया था राज बिहारी बोस ने कि आप आइए जापान में और हमारे साथ हमारी थोड़ी हेल्प कीजिए ताकि हम इस फ्रीडम स्ट्रगल को लाइट कर सकें। तो ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स मोहन सिंह ने इसलिए लीव किया था क्योंकि मोहन सिंह को लग रहा था कि जो जापान की गवर्नमेंट है वो हमारा फ़ायदा उठा रही है, क्योंकि जापान ने हमसे कहा हमारी इंडिपेंडेंस लीग को सपोर्ट कर रही थी ताकि हम अपनी कंट्री पर वापस रूल कर सके और इनडायरेक्टली जापान उसके बाद ब्रिटिशर्स को हटाने के बाद हमारे ऊपर रूल कर सके। इसलिए मोहन सिंह को ऐसा लगा, इसलिए उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को छोड़ दिया। तो देखिए सम सुप्रीम कमांडर्स ऑफ जापानीज आर्मी ऑल्सो हैड फ्रस्ट्रेशन अगेंस्ट हिम। और इसके अलावा क्योंकि मोहन सिंह समझ चुके थे जापान की कुछ इस टाइप की पॉलिसी को, तो जो जापानीज आर्मी के कमांडर्स थे उनको लग रहा था, उनको फ्रस्ट्रेशन हो गई थी मोहन सिंह से बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स टुवर्ड्स द इंडियन नेशनल आर्मी। On 29 December 1942, General Mohan Singh was removed from his command and taken into custody by Japanese military police. तो देखिए फ्रेंड्स जापानीज मिलिट्री पुलिस ने, जो जापान की मिलिट्री पुलिस थी उसने मोहन सिंह को अरेस्ट कर लिया था, अपनी कस्टडी के अंडर ले लिया था ऑन 29 दिसंबर 1942 को। तो अगर आपसे पूछा जाए इन विच ईयर, इन्हें छोड़ी भी 1942 में थी और इनको अरेस्ट भी कर लिया था उसके बाद। इन विच ईयर सुभाष चंद्र बोस वॉज गिवन द लीडरशिप ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1943। तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस को मिल गई थी फ्रेंड्स लीडरशिप इंडियन नेशनल आर्मी की, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस joined the Indian National Army in which year? फ्रेंड्स here will be joined the Indian National Army in which year? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1943। तो सुभाष चंद्र बोस ने ज्वाइन भी की थी आर्मी 1943 में एंड इनको लीडरशिप भी मिल गई थी क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राज बिहारी बोस ने इनको सिंपली इनवाइट किया था टू इंडियन नेशनल आर्मी एंड उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी का नया नाम पड़ा था आज़ाद हिंद फौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो और दिल्ली चलो? सो द करेक्ट आंसर विल बी सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ये स्लोगन दिया था, सिंपली ये नारा दिया था दिल्ली चलो। द इंडियन नेशनल आर्मी इनफर्ल्ड एन इंडियन ट्राई कलर एट मणिपुर इन विच ईयर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1944। तो देखिए फ्रेंड्स जो जापान था वो धीरे धीरे इंडिया तक आ रहा था। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो जापान का उस टाइम पर ऑब्जेक्टिव माना जाता है वो यह था कि वो फटाफट पहले इंडिया से ब्रिटिश आर्मी को निकाले एंड उसके बाद हमारे ऊपर कंट्रोल करें। तो इंडियन नेशनल आर्मी के थ्रू
वो इंडिया तक पहुंच रहे थे। तो वो जापान की जो वो नेशनल आर्मी थी फ्रेंड्स, जापान की नहीं, जापान जिसको सपोर्ट कर रहा था इंडियन नेशनल आर्मी, तो वो मणिपुर पहुंची थी 1944 में, जब उसने मणिपुर पे इंडिया का झंडा लहराया था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट वर द नेम्स ऑफ सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा एपिस्ट्रॉफी एस, सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी ब्रिगेड। तो देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने कुछ ब्रिगेड बनाए थे सुभाष चंद्र बोस ने आफ्टर ज्वाइनिंग इंडियन नेशनल आर्मी। फ्रेंड्स देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी में बहुत मेजर रोल प्ले किया था, इसलिए भी उनको फाउंडर माना जाता है। मतलब लोग कंफ्यूज आते हैं अबाउट द फाउंडर, बट आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स देखिए, इनने मेनली फोर ब्रिगेड बनाए थे, फोर मेजर ब्रिगेड बनाए थे, जिसका नाम था नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एंड लक्ष्मी ब्रिगेड। फ्रेंड्स ये लक्ष्मी ब्रिगेड उन्होंने रानी लक्ष्मी बाई के नाम से बनाया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द टाइटल ऑफ फादर ऑफ द नेशन टू महात्मा गांधी। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने टाइटल दिया था गांधी जी को एज द फादर ऑफ द नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जापान टुक द कंट्रोल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन विच ईयर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए 1942 में जापान ने कंट्रोल कर लिया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। Japanese forces landed in South Andaman on 23 March 1942 and in the next 3 to 4 hours gained complete control over the area। तो देखिए फ्रेंड्स, जापान ने यहाँ पर इंपीरियलिज्म की पॉलिसी लगाना स्टार्ट कर दिया था, एज इट वाज जस्ट एक्सपेंडिंग इट्स टेरिटरीज एंड वाज टेकिंग कंट्रोल ओवर इंडियन टेरिटरीज लाइक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये आपको याद रखना है। तो 23 मार्च को जापान का ये अटैक हुआ था अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। Next question, during the period of 1942 to 1944, which island group of India was known as Shahid and Swaraj Island। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, 1942 से लेकर 1944 के बीच में जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं इंडिया के, इनका नाम था शहीद एंड स्वराज आइलैंड्स। Who was made as the Governor General of Andaman and Nicobar Islands in 1943। करेक्ट आंसर हो जाएगा एडी लॉन्गनाथन। तो एडी लॉन्गनाथन को अपॉइंट किया गया था एज द गवर्नर जनरल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द ईयर 1943, जब जापान ने कंट्रोल कर लिया था ऑन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की टेरिटरीज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लोकल लीडर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीवान सिंह। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, ये कॉमन बट जर्नल क्वेश्चन है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर रहे थे, उसके लोकल लीडर कौन थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दीवान सिंह, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोकल लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग दीवान सिंह वॉज सेंट टू विच जेल बाय जापानीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलुलर जेल। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये दीवान सिंह थे, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के गवर्नर जनरल बने थे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जापानीज फोर्सेस थे, क्योंकि देखिए जो हमारा कंट्री थी वो अभी भी देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर जापानीज ही रूल कर रहे थे। ऑल्दो वहाँ पर आज़ाद हिंद फौज के भी लोग थे, बट देन ऑल्सो द सुप्रीम पावर वॉज विथ जापान। तो देखिए वो हमारे जो कंट्री के लोग थे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के, उनके ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, जो ये दीवान सिंह थे, ये चाहते थे कि किसी तरह ये बात सुभाष चंद्र बोस जी को पता चल जाए, ताकि वो आज़ाद हिंद फौज से अपना सपोर्ट हटा दें और जापान को इंडिया आने से रोक सकें। तो ये बात जापानीज़ को पता चल गई, इसलिए उन्होंने दीवान सिंह को अरेस्ट करके सेलुलर जेल में डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज नेताजी। करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। तो देखिए फ्रेंड्स, जर्मनी कंट्री ने सुभाष चंद्र बोस जी को ये नेताजी का टाइटल दिया था बिकॉज ऑफ हिज एक्सट्रीमली गुड लीडरशिप पॉलिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस डाइड इन एन एरोप्लेन क्रैश इन विच ईयर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, 18 अगस्त 1945 में सुभाष चंद्र बोस जी का जो एरोप्लेन था वो क्रैश कर गया था एंड इनकी डेथ हो गई थी। इट कंक्लूडेड दैट बोस डाइड इन एन एरोप्लेन क्रैश इन ताइवान ऑन 18 अगस्त 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन जय हिंद। करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए ये जो स्लोगन है ये भी है सुभाष चंद्र बोस जी का, दैट इज जय हिंद। एंड इट वॉज आस्क्ड इन द UPPCS एग्जाम ऑफ 1990। देखिए फ्रेंड्स, इसके आगे को मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो अभी तक एग्जाम्स में पूछे जा रहे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा हिस्ट्री में फेमस है। दिस इज आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा इशू अब आप जानने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर भारत रत्न वॉज फर्स्ट अवॉर्डेड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1954 में फर्स्ट टाइम भारत रत्न दिया गया था, ये आपको याद रखना है।